नमस्कार, 9 बजे 9 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों का आगाज करते हैं नए सिरे से। आज राज्यसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे प्रधानमंत्री। दोपहर 2 बजे राज्यसभा में बोलेंगे पीएम मोदी। संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज राज्यसभा में 31 जनवरी को जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। आज राज्यसभा में 2 बजे संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले रोज लोकसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने जिक्र किया था कि एक बार फिर जब तीसरा कार्यकाल होगा मोदी सरकार का तो सरकार बड़े पैमाने पर काम करेंगी और जो 2047 का जो विकसित भारत का सपना है उसे पूरा करने की दिशा में अग्रसर होगी सरकार। और उम्मीद है कि आज अब दोपहर 2 बजे राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, बोलेंगे तो आज फिर एक बार कुछ ऐसा ही बोल सकते हैं। मुमकिन है कि विपक्ष को भी इस दौरान आड़े हाथों ले। 2 बजे का वक्त रहेगा जब राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। आज राज्यसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले लोकसभा को संबोधित उन्होंने किया राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। और बात उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा में आज होगी यूसीसी बिल पर चर्चा। विधानसभा में पास हो सकता है यूसीसी विधेयक। सीएम धामी ने रखा था यूसीसी बिल का प्रस्ताव। देखिए, कल विधानसभा के पटल पर यूसीसी बिल को रखा गया। धामी सरकार को 49 विधायकों का समर्थन हासिल है और जल्द ही यूसीसी विधेयक जो है वो पास हो जाएगा, जिसके बाद एक राज्य और एक कानून चलेगा। इसे लेकर आज चर्चा होगी विधानसभा में। देखिए, आजाद भारत का पहला राज्य होगा उत्तराखंड, जहां पर यूसीसी लागू होगा। इतिहास रचा जाएगा। कल विधानसभा के पटल पर रखा गया और अब विधानसभा में पास होगा यूसीसी विधेयक। इस पर चर्चा होगी। और देखिए, कल जो है कांग्रेस ने जिस तरह से विरोध किया था, उसके बाद वॉकआउट किया था विधानसभा से, प्रदर्शन किया कांग्रेस के नेताओं ने। नेता प्रतिपक्ष भी विरोध करते नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमसे विचार विमर्श नहीं किया गया कि कौन कौन से पॉइंट्स इसमें शामिल किए गए हैं, आखिर इस विधेयक में है क्या। इससे पहले आपको बताएं कि जो रिपोर्ट है तकरीबन 20 महीने का वक्त इसमें लगा इसे तैयार करने में, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी की रिपोर्ट सौंपी गई और काफी संतोष उन्होंने जाहिर किया, खुशी जाहिर की और कहा कि इतिहास रचेगा। उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा आजादी के बाद जहां पर यूसीसी लागू हो रहा है। और कल विधानसभा के पटल पर इसे रखा गया। आज चर्चा की जाएगी, जिसके बाद जल्द ही ये पास हो जाएगा। धामी सरकार को 49 विधायकों का समर्थन है। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो एक ही कानून चलेगा, समान अधिकार होंगे और सबको उसी कानून का पालन करना पड़ेगा। अगर हम कानूनों की बात करें तो इसमें शादी, तलाक, गोद लेना, जमीन, इनसे जुड़े तमाम कानून जो हैं शामिल है, तमाम नियम जो हैं वो शामिल हैं। मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा अगर बच्चा गोद लेना है। तलाक का हक जो है वो समान रहेगा, चाहे महिला हो या पुरुष। 3 तलाक की प्रथा जो है वो खत्म होगी। हालांकि इस पर पहले भी कानून बने हैं, लेकिन अब ये कानून और ज्यादा कड़ा हो जाएगा। बहु विवाह पर रोक लगेगी। बहु विवाह पहले भी हमारे देश में नहीं था हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन अब जब यूसीसी लागू होगा तो ये आप किसी भी धर्म के ही क्यों ना हो, आपको इसका पालन करना होगा। और अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड विधानसभा का आखिर गणित क्या है। देखिए, कुल अगर हम सीटों की बात करें तो 70 सीट है। विधानसभा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत है, ऐसे में मुश्किल नहीं पेश आएगी बिल पास करने में। बीजेपी के 47 विधायक हैं, 2 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है। कांग्रेस के 19 विधायक हैं। आसानी से पारित हो जाएगा यूसीसी विधेयक।
समवर्ती सूचना का विषय है यूसीसी विधेयक और पारित होने के बाद विधेयक को राज्यपाल के माध्यम से अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। देखिए बिल्कुल साफ स्पष्ट जो है यहाँ पर समर्थन हासिल है, ऐसे में पास करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन विपक्ष फिर भी विरोध कर रहा है, अपना विरोध जाहिर कर रहा है और विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि हमें जो है नहीं बताया गया, हमें इस बाबत सूचना नहीं दी गई कि आखिर इस रिपोर्ट में एनसीसी के इस विधेयक में शामिल कौन कौन से पॉइंट्स किए गए हैं। लेकिन देखिए इसके सामने आने के बाद जिस तरह से कहा जा रहा है कि इसमें तमाम जो पॉइंट्स हैं समान अधिकार मिलेंगे, चाहे आप महिला हो या आप पुरुष हो या फिर आप किसी भी धर्म से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, आपको समान नियमों का पालन करना पड़ेगा, आपको भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा। बहुविवाह पर रोक लगेगी, 3 तलाक पर रोक लगेगी। इसे लेकर पहले भी कानून बने हैं, लेकिन अब ये कानून जो है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। हलाला जैसी कुप्रथा पर इस पर रोक लगेगी और शादी को लेकर जो एक एज है वो पहले से निर्धारित है, उसे लेकर और ज़्यादा कानून कड़े होंगे। लिव इन रिलेशनशिप वालों के लिए ख़ास तौर पर यह अहम हो जाता है, क्योंकि अब अगर आप लिव इन में रहते हैं तो इसके लिए आपको अपने माता पिता को सूचित करना होगा। अगर आप सूचित नहीं करते हैं तो आप कानून की अवहेलना कर रहे हैं। और तमाम ऐसे पॉइंट्स इसमें शामिल किए गए हैं जो कि समाज के हित में हैं। सामाजिक बराबरी का हक मिलेगा इसके पास होने के बाद और यूसीसी विधेयक को लेकर ज़्यादातर वर्गों में, ज़्यादातर लोगों में खुशी का माहौल है, संतोष है, क्योंकि ये बराबरी की बात करता है और भारत के संविधान के अनुरूप इसे तैयार किया गया है। देखिए लाखों की संख्या में विचार विमर्श सामने आए थे, लोगों ने अपनी सलाह भेजी थी और तकरीबन 20 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा है इसे तैयार करने में। और अब जब ये लागू हो रहा है तो आज़ाद भारत में पहला राज्य होगा उत्तराखंड, जहां पर यूसीसी लागू हो रहा है। और यूसीसी बिल पर चर्चा के बाद इस पर मुहर लग सकती है। साफ तौर पर बहुमत हासिल है बीजेपी को, ऐसे में इसके पास होने में किसी भी तरह की मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी लगातार अलग अलग मंचों से अपना विरोध जाहिर कर रही है और कल भी आपने देखा कि विधानसभा से वॉकआउट किया कांग्रेस ने और अपना विरोध जाहिर किया। धरने पर बैठ गए कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं और आज जो है विधानसभा में इस पर चर्चा होगी। कल विधानसभा के पटल पर इसे रख दिया गया था, जिसके बाद तमाम तरह की नारेबाजी हुई विधानसभा के अंदर। और आज देखिए यूसीसी बिल पर चर्चा होगी, जिसके बाद मुहर लग सकती है और एक प्रोटोकॉल है। इसके बाद इसे राज्यपाल को भेजा जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति को भेजा जा सकता है। और अब आपको हम बताते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, जिसके बारे में हम बात करें। देखिए एक देश एक कानून, इसी की वकालत करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बारे में चर्चा हो रही है और ये अब एक विधेयक बनकर आ रहा है, पटल पर रख दिया गया है। विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम होगा, यही कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो शादी, विवाह, तलाक सभी के लिए कानून बने हैं। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता लाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसीलिए इसकी हिमायत की जा रही है और इसे विधानसभा में रख भी दिया गया है। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी, आपको कानून का पालन करना ही होगा। इसके अलावा किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं होंगे, खासतौर पर शरीयत को नहीं मान सकते हैं आप अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं। फिलहाल उत्तराखंड में लागू किया जा रहा है यूसीसी और इसी बीच हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या है, कितनी बार बढ़ा है कमेटी का कार्यकाल। देखिए 27 मई 2022 को गठित की गई थी एक्सपर्ट कमेटी। ये कमेटी बनाई गई थी ताकि ये रिपोर्ट पेश की जा सके, रिपोर्ट बनाई जा सके। 27 नवंबर 2022 को बढ़ाया गया 6 महीने का समय। कई दफा कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया है, तब जाकर तैयार हुआ है ये बिल। 27 मई 2023 को 4 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया। ये रिपोर्ट तैयार करने में बहुत वक्त लगा, कमेटी का गठन हुआ और कार्यकाल जो है कई दफ़ा बढ़ाना पड़ा। 27 सितंबर 2023 से फिर 4 महीने का कार्यकाल जो है वो बढ़ा है। ये हम आपको बता रहे हैं कि कितनी बार बढ़ा है कमेटी का कार्यकाल। और देखिए 26 जनवरी को 15 दिन के लिए कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया, क्योंकि लगातार इसमें जो है सुझाव मिल रहे थे, उन्हें शामिल किया जा रहा था, संशोधन किए जा रहे थे। शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामले इसमें आते हैं। अगर यूसीसी लागू होगा तो क्या होगा, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक कानून होगा। आप किसी भी धर्म से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, अगर आप शादी
कर रहे हैं या फिर अगर आप तलाक ले रहे हैं तो आपको एक ही कानून का पालन करना पड़ेगा। बिना तलाक के लिए आप एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको दूसरी शादी करनी है तो पहली शादी में आपको तलाक लेना होगा अगर यूसीसी आ जाता है तो। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा अभी तक नहीं होता था। लड़कियों को बहुत सारे अधिकार नहीं मिलते थे, महिलाओं को इन अधिकारों से वंचित रखा जाता था, लेकिन अब यूसीसी लागू होगा तो ऐसा नहीं होगा। इस बीच यूसीसी लागू होने से क्या नहीं बदलेगा? देखिए, धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं आएगा। आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप अपने जो धार्मिक रीति रिवाज है वो फॉलो कर सकते हैं, उन पर कोई असर नहीं आएगा। और आज चर्चा के बाद इस पर मुहर लग सकती है, जिसके बाद आजाद भारत का पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड, जहां पर यूसीसी है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग से शरद पवार को झटका लगा है। अजीत पवार के पक्ष में चुनाव आयोग का फैसला आया है। अजीत गुट ही असली एनसीपी है, ये चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है। शरद पवार को नई पार्टी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश दे दिया है और आज शाम 4 बजे तक 3 नाम देने का निर्देश दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए, चुनाव आयोग ने बहुत सारे तथ्यों को खंगाला है और उसके बाद ये फैसला किया है। अजीत पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, उनके पक्ष में ये फैसला आया है और ये साफ कर दिया है चुनाव आयोग ने कि अजीत पवार के पास ज्यादा समर्थन है, पार्टी में उनका जो महत्व है वो ज्यादा है, उन्हें ज्यादा समर्थन हासिल है। ऐसे में उनकी दावेदारी ज्यादा पुख्ता होती है, इसीलिए ये जो पाला है ये अजीत पवार के पक्ष में आ गया है। और शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शुभम, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कल शाम के वक्त जिस तरह से चुनाव आयोग ने अजीत पवार खेमे को असली एनसीपी माना है और चुनाव चिन्ह जो घड़ी उनका होता है वो उन्हें सौंप दिया, उसके बाद नाम जो है उन्हें सौंप दिया है। तो ऐसे में आज शरद पवार ग्रुप, खासतौर पर शरद पवार ये डिसाइड करेंगे कि अब उनकी अगली जो रणनीति है वो क्या होगी। और आज 3 नाम देने होंगे। जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने साल 2022 में 3 नाम दिए थे कि भाई 3 नाम है, आप सजेस्ट करिए कि हम आगे अपनी राजनीति कैसे करें, अपना आगे चुनाव कैसे लड़ा जाए। तो ऐसे में आज शरद पवार भी अपने 3 नाम सुझाव के लिए जो है चुनाव आयोग के पास भेजेंगे। लेकिन आपसे थोड़ी देर बाद तकरीबन 11:30 बजे करीब अजीत पवार उनके साथ कुछ मंत्री जिस तरह से जो जीत उनको मिली है तो उसके बाद भगवान श्री गणेश दर्शन करने के लिए जाएंगे। और उधर शरद पवार दफ्तर के पास शरद पवार का जो एनसीपी ऑफिस है, जो शरद पवार के खेमे के लोग हैं, वो चुनाव आयोग के खिलाफ जो है प्रदर्शन करेंगे। देखिए, यहाँ पर विपक्ष जो है एकजुट हो चुका है, चाहे कांग्रेस हो चाहे उद्धव ठाकरे। शुभम, ये भी कहा जा रहा है कि शरद पवार का जो खेमा है वो अदालत का रुख कर सकता है, इस बाबत कोई जानकारी? जी बिल्कुल, दरवाजा तो खटखटाएंगे, अदालत का कोई ऑप्शन नहीं होता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने एक तरफा इन्हें जो दे दिया फैसला, इसके खिलाफ ही विरोध कर रहे हैं कि भाई आपने हम तो सुना, लेकिन 10 बार सुनवाई हुई और चुनाव आयोग ने समझा कि ज्यादा विधायक इनके पास है, बड़े नेता इनके पास है। तो ऐसे में जिस तरह से एक बार शिंदे गुट को जिस तरह से शिवसेना दी गई, इसी तथ्य पर चुनाव आयोग ने अजीत पवार को एनसीपी दे दिए। तो ऐसे में अब ऐसे समय में ये फैसला आया है जब कुछ विधायकों की अयोग्यता पे सवाल लटके हुए हैं। तो ऐसे में अब राहुल नार्वेकर के लिए इजी हो जाएगा कि अपना फैसला सुना सके वो। लेकिन यहाँ पर देखिए, समझने की बात है कि अब दरवाजा तो खटखटाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई लीगल ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे में आप एक तरफ अपना नाम दीजिए, उसके बाद इस फैसले के खिलाफ, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटा सकते हैं। तो शुभम, आज पहले वो 3 नाम देंगे, 3 विकल्प देंगे और उसके बाद वो कोई लीगल एडवाइस लेंगे, ऐसा है? और अगर वो नाम देते हैं तो नाम तो फाइनलाइज हो जाएंगे फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ऐसी सूरत में क्या होगा? देखिए, 3 नाम देने होंगे, 3 लोगों भी देने होंगे, ताकि और देश में और किसी और राजनीतिक दल का लोगो आपके लोगों से मैच ना करता हो और आपका नाम से मैच ना होता हो। ऐसे 3 नाम आपको चुनाव आयोग के पास भेजने पड़ेंगे दोपहर तक। अब थोड़ी देर बाद मीटिंग का दौर शुरू हो जाएगा, कुछ शरद पवार मीटिंग करेंगे। तो ऐसे में ये थोड़ी देर बाद ही साफ हो जाएगा कि आखिर कौन से 3 नाम शरद पवार ने जो है चुनाव आयोग के पास भेजे। उसके बाद फिर वो दरवाजा खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का कि भाई आप चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है उस पर हमारी भी बातें सुनी जाए। आपने कैसे दे दिया
दिया कि भाई असली एनसीपी वही है। लेकिन यहाँ पर देखना वाली बात है कि कुछ ही महीने पहले एकनाथ शिंदे को भी इसी तरह से शिवसेना दी गई थी। शिवसेना का धनुष बाण था और जो नाम था वो एकनाथ शिंदे को दे दिया गया था। तो इसी तथ्य पर जो चुनाव चिन्ह घड़ी है और जो नाम है वो अजित पवार को दिया गया। इसी बात को लेकर वो दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन अब तस्वीरें साफ हो चुकी है कि अब असली जो एनसीपी है वो अजित पवार का खेमा ही होगा और अजित पवार ही एनसीपी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो माने जाएंगे। और अगर हम शरद पवार की बात करें, शरद पवार पुराने नेता हैं और एनसीपी को खड़ा उन्होंने किया है। लोग कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया है एनसीपी को बनाने में, ऐसे कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो उनका खेमा है उसे भी एक बड़ी चोट लगी है और मुमकिन है कि उनके जो गुट के लोग हैं वो दूसरे पाले में शामिल हो जाए? देखिए, साल 1999 की वो तस्वीर नहीं भूलनी चाहिए जब शरद पवार सोनिया गांधी से बगावत करके कांग्रेस से अलग हो जाते हैं और तारिक अनवर के साथ महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना करते हैं। तो ऐसे में अब शरद पवार के दिल का हाल पूछिए, शरद पवार से पूछिए कि कितनी दुख उनके पास गुजरी हो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को खड़ा किया, महाराष्ट्र में सत्ता का सुबह होगा, केंद्रीय मंत्री रहे उसी पार्टी से, अपनी खुद की पार्टी बनाई हुई। ऐसे में एक भतीजा उनका जो उनके सामने पला बड़ा, वो पार्टी पे पूरी तरह से कब्जा कर लेता है, पार्टी का चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम अपने पास कर लेता है। तो आप सोचिए कि शरद पवार कितने दुख होंगे कि शरद पवार के जो करीबी है, जो पार्टी के साथ लगातार जुड़े हैं, उनके साथ जुड़े, वो कितने इस वक्त हताश होंगे, कितने निराश होंगे, क्योंकि उनका भतीजा, सगा भतीजा, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, कोई पार्टी का दूसरा आदमी नहीं, बल्कि उनका सगा भतीजा जो है पार्टी को पूरी तरह से अपने पास कब्जे कर लेता है और उस पर दावा ठोक देता है कि हम असली राष्ट्रवादी हैं, हम असली एनसीपी के हकदार हैं, आप नहीं है, आप रिटायरमेंट ले लीजिए, आप 80 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं। तो आप सोचिए कि कितना बुरा लगता होगा जिस आदमी ने आज से तकरीबन 25 साल पहले जो जिस पार्टी की खड़ा की, आज उसकी बिल्कुल शुभम, शुक्रिया तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे खबरों में। देहरादून में ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। कॉर्बेट के ढिकाला क्षेत्र में छापेमारी हुई है। पेड़ कटाने और अवैध निर्माण मामले में रेड पड़ी है। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह के आवास पर छापा पड़ा है। आईएफएस अधिकारियों के आवास पर भी रेड हुई है। कुल 12 ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। पेड़ कटाने और अवैध निर्माण मामले में ये रेड हुई है ईडी की, और ईडी का शिकंजा देखिए, पूर्व वन मंत्री हरक सिंह के आवास पर छापेमारी हुई है। देहरादून में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कॉर्बेट के ढिकाला क्षेत्र में ये छापेमारी हुई है। पेड़ कटाने और अवैध निर्माण मामला है ये, जिसमें ईडी ने रेड की है, छापेमारी की है। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह के आवास पर छापेमारी हुई है और आईएफएस अधिकारियों के आवास पर भी रेड डाली गई है। कुल मिलाकर अगर देखें तो 12 ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। देहरादून में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। ईडी की तरफ से कॉर्बेट के ठिकाला में यह छापेमारी हुई है और पेड़ कटाने और अवैध निर्माण का यह मामला है, जिसमें आरोपी हैं हरक सिंह रावत, और इसीलिए ईडी का शिकंजा उनकी ओर कसते हुए और ईडी की तरफ से रेड डाली गई है, छापेमारी की गई है। पूर्व वन मंत्री हैं हरक सिंह, जिनके आवास पर छापेमारी की गई है ईडी की तरफ से। आईएफएस अधिकारियों के आवास पर भी ईडी ने रेड डाली है और कुल 12 ठिकाने बताए जा रहे हैं जिन पर ये छापेमारी हुई है। कॉर्बेट का ढिकाला क्षेत्र है जहां पर ईडी ने ये कार्रवाई की है। और देखिए, अवैध तरीके से पेड़ कटाने का यह मामला है, अवैध निर्माण का यह मामला है, जिसमें पूर्व वन मंत्री हरक सिंह सवालों के घेरे में हैं। ईडी का शिकंजा उन पर कसा है और इसी मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कुल 12 ठिकानों पर छापा मारा है। और गौरव वासुदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। गौरव, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? बड़ी कार्रवाई हुई है, 12 ठिकानों पर छापेमारी। गौरव, आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो देखिए, कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। पेड़ कटाने और अवैध निर्माण का यह मामला है, जिसमें देहरादून में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कॉर्बेट के ढिकाला क्षेत्र में ईडी की कार्रवाई हुई है। गौरव वासुदेव हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे बातचीत करेंगे और ताजा अपडेट लेंगे।
और देखिए ईडी ने कार्रवाई करते हुए 12 ठिकानों को खंगाला है और इन 12 ठिकानों से क्या कुछ हासिल हुआ है इस बाबत भी जानकारी हम लेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि 12 ठिकाने हैं जिन पर छापेमारी हुई है और ये तस्वीरें देखिए, ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूर्व मंत्री हैं हरक सिंह रावत और उनके घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनके आवास पर भी छापेमारी हुई है, ईडी की रेड पड़ी है। कुल 12 जगह बताई जा रही हैं जहां पर ईडी ने तलाशी अभियान चलाया है और ये न्यूज इंडिया की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व वन मंत्री के आवास की तस्वीरें, यहां पर भी ईडी ने कार्रवाई की है। तो पेड़ कटाने और अवैध निर्माण का यह मामला है जिसमें ईडी ने रेड डाली है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष गठबंधन में एक और झटका लगा है। बीजेपी के साथ जा सकते हैं जयंत चौधरी। बीजेपी से आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर मिला है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन को एक और बड़ा झटका और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को बड़ा झटका। बीजेपी के साथ जा सकते हैं जयंत चौधरी, 4 सीटों का ऑफर मिला है आरएलडी को बीजेपी से। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं और जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। विपक्षी गठबंधन में देखिए पहले पश्चिम बंगाल, बिहार और अब उत्तर प्रदेश में भी आईएनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। बीजेपी से आरएलडी को 4 सीटों का ऑफर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला सकते हैं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव से दूरियां बना सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका हो सकता है। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान इस पर नहीं हुआ है, लेकिन 4 सीटों का ऑफर है। और हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी लखनऊ से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विवेक, का बड़ा झटका होगा ये तो अखिलेश यादव के लिए और साथ ही साथ आईएनडीए गठबंधन के लिए भी। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जो कल से खबरें आ रही हैं वो ये है कि जयंत चौधरी एक आला केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, बातचीत हो चुकी है उनके एनडीए में शामिल होने के लिए। 4 सीटों का ऑफर बीजेपी की तरफ से उनको दे दिया गया है। वो 1 सीट और एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो वो सारी बातें तो हो जाएंगी। लेकिन अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश में उनके साथ एक ही अलायंस पार्टनर बचा हुआ था, वो आरएलडी था। और अखिलेश यादव के विधायकों के दम पर ही जयंत चौधरी इस वक्त राज्यसभा के सांसद भी हैं, क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या उतनी नहीं है कि वो राज्यसभा जा सकते हैं। बावजूद इसके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हाथ पकड़ने की सोची है, तो इसके पीछे जरूर कोई बात बड़ी होगी। अखिलेश यादव से उनके रिश्ते, इस बीच जो खबर हमारे पास आई है अलायंस में सीटों को लेकर के कुछ बिगड़ गई थी। 7 सीटें अखिलेश यादव ने उनको ऑफिशियली देने की बात कही थी, लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि उसमें से 4 सीटें ऐसी थीं जिस पर अखिलेश यादव आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते थे। इस बात को लेकर बात बिगड़ी है और शायद इसी का फायदा बीजेपी ने उठाया है। यह माना जा रहा है कि आज से कल में या बहुत जल्द इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। ये बात बहुत दिनों से चल रही थी कि एनडीए में जाने की कोशिश कर रहे हैं जयंत चौधरी। दूसरी जो इससे जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ था, उसको लेकर के देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल है, उसमें विरोधियों के लिए बीजेपी के खिलाफ लड़ने में बहुत मुश्किल आ रही है। और शायद ये भी प्रेशर कहीं ना कहीं आरएलडी के ऊपर था कि इन्होंने एनडीए में जाने के लिए हामी भर दी है। तो अब देखते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर उनके विधायक और जो नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर खाने खबर है कि उनकी मुलाकात हो चुकी है केंद्रीय मंत्री से। विवेक, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे कि आपने जिक्र किया कि अखिलेश यादव ने 7 सीटों का ऑफर उन्हें दिया था, 7 सीटों को लेकर सहमति बनी थी दोनों के बीच और अब बीजेपी की तरफ से 4 सीटों का ऑफर है। ऐसे में गणित समझना चाहेंगे कि आखिर नाराजगी कैसे हुई? जी हाँ, वही मैं समझा रहा था कि 7 सीटें अखिलेश यादव ने दी जरूर थी, लेकिन उनमें से 4 ऐसी सीटें थीं
जिन पर अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट आरएलडी के चुनाव चिन्ह पर उतारना चाहते थे। इस बात को लेकर के जयंत चौधरी तैयार नहीं थे। इस तरह से देखें तो उनके हाथ में सिर्फ 3 सीटें ही आ रही थी। यहाँ पर थोड़ी नाराजगी हुई। कुछ 1-2 सीटों को लेकर के भी ऑब्जेक्शन था। वो 1-2 सीटें ऐसी चाह रहे थे जो अखिलेश यादव उनको देने के लिए तैयार नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज से ही नहीं, करीब 6 महीने से उनके ऊपर इस बात का प्रेशर है और ऑफर दिया जा रहा था। पहले 2 सीटें थी, 3 हुई, 4 हुई। तो अब ऐसा लगता है कि जो माहौल है, एक तो राम मंदिर को लेकर के जो माहौल बना हुआ है, दूसरे जो बीजेपी की तरफ से ऑफर है और जो बीजेपी की स्थिति है पूरे देश में, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जयंत चौधरी ने यह सोचा होगा कि एनडीए में जाना ज्यादा मुफीद होगा उनके लिए और यही वजह है। ये 3-4 कारण विवेक, एक बात और आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा, हमने बिहार में भी देखा, इंडिया गठबंधन में फूट नजर आ रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कोशिश करेंगे जयंत चौधरी को मनाने की? देखिए, अब मनाने की कोशिशों से बात बहुत बाहर निकल गई है और अब केवल औपचारिक घोषणा ही बाकी है। तो अखिलेश यादव के मनाने से अब बहुत मुश्किल है, जयंत चौधरी मानने वाले हैं। हालांकि दोस्ती उनकी है, बहुत अच्छी है और आप देखिए कि विधायक अखिलेश यादव के और सांसद बने हुए हैं राज्यसभा से जयंत चौधरी जी। तो अब देल दे करके इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में 2 लोग बचे हुए हैं, एक अखिलेश यादव, दूसरी कांग्रेस पार्टी। अखिलेश यादव ने कांग्रेस की जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा उसमें शामिल होने के लिए मंजूरी दे दी है। वो अमेठी और रायबरेली में जब यात्रा पहुंचेगी तो वो पहुंचेंगे। अब इसमें किसी दूसरे तीसरे पार्टनर को जोड़ने की कवायद भी होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जब आचार संहिता लगेगी उसके बाद तस्वीर ज्यादा साफ होगी उत्तर प्रदेश में जो भी सियासी गठबंधन है उसको लेकर के। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। तो बड़ा झटका हो सकता है अखिलेश यादव के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम केजरीवाल की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही हैं। ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। समन का पालन ना करने को लेकर यह सुनवाई होगी। और देखिए, कोर्ट में मामले पर शनिवार को सुनवाई हुई थी और आज फिर एक बार सुनवाई होगी। ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चूंकि अरविंद केजरीवाल बार बार समन भेजने के बावजूद नहीं हाजिर हो रहे थे ईडी के समक्ष, ऐसे में समन का पालन नहीं किया तो अब ईडी को मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले को लेकर। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं मुमकिन है कि और ज्यादा बढ़े। खत्म होना तो बहुत दूर की बात है। शराब घोटाला मामले में लगातार ईडी की तरफ से समन भेजा जा रहा था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस मामले में कोई भी आधार नहीं है। ऐसे में ईडी का उन पर दबाव बनाना जो है पूरी तरह से निराधार है, गलत है। और अब कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ज्यादा जानकारी देंगी भावना सिसोदिया जो कि हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। भावना, क्या ताजा अपडेट है? क्योंकि अब तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़नी ही है। मामला तो अब अदालत जा पहुंचा है। जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 7 सम्मन भेजे थे और उन 7 सम्मन पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। इसी को लेकर ईडी ने शनिवार को कोर्ट का रुख करा और आज जो है रोजमर्री कोर्ट के पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने धारा 174 के तहत जो है याचिका दाखिल किया। उसमें कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 5 बार सम्मन भेजने के बावजूद भी वह जो है ईडी के समक्ष नहीं पहुंचे हैं। तो इसी को लेकर जो है आज रोजमर्री कोर्ट में पीएमएलए कोर्ट में जो है सुनवाई होनी है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, हर बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार ईडी द्वारा भेजे गए सम्मन को गैर कानूनी बता रहे थे। उनका ये कहना है कि ये सम्मन जो है गैर कानूनी है, राजनीतिक से प्रेरित है, सही सम्मन की तालीम करेंगे। और इसी को लेकर जो है ईडी ने रोज एवेन्यू कोर्ट में पीएमएलए कोर्ट में धारा 174 के तहत जो है याचिका दाखिल की है, जिसमें आज रोज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखना यही होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से कहते आ रहे हैं कि जब से मामला कोर्ट में गया भावना, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ईडी के समन का तो पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब कोर्ट से बुलावा आएगा तो जाना पड़ेगा। जी, ये बात सही है। हर बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर मामले को लेकर कोर्ट का रुख करते हैं और कोर्ट के आदेशों का पालन करने की बात भी कहते हैं कि कोर्ट का जिस भाजपा के खिलाफ जितनी बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट में गए तो कहीं ना कहीं उनका हर बार यही कहना होता है कि कोर्ट का आदेश है जिसका अवहेलना
भाजपा करती हुई नजर आ रही है। और अगर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रोज पीएमएलए कोर्ट से आदेश होते हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस कोर्ट के आदेश का पालन जरूर करेंगे। अब कोर्ट किस तरीके की सुनवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। आज दोपहर में जो है इस मामले में सुनवाई होगी, तो देखते हैं कि किसके हक में ये फैसला आता है। क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ती नजर आती है। और भावना, ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि इस बीच आम आदमी पार्टी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और इस बाबत जानकारी दे। जी, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में तो मुख्यमंत्री तो आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कल आम आदमी पार्टी की कैबिनेट मिनिस्टर अतिथि ने ईडी को लेकर तमाम खुलासे करे थे। उन्होंने कहा था कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसके वीडियो और ऑडियो के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है, ऐसा उनका जो शुभचिंतक है उन्होंने जानकारी दी है। तो उसी को लेकर आज ईडी को लेकर एक और बड़ा खुलासा। चलिए, शुक्रिया भावना तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में भीषण हादसा हुआ है। 11 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ऐसे में बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा भी। सीएम आज घटनास्थल का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा की फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है। ये विस्फोट इतना ज्यादा भीषण था, इतना जबरदस्त था कि पूरा इलाका जलकर खाक हो गया। इसमें 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आज सीएम मोहन यादव घटनास्थल का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि इस विस्फोट की वजह से आसपास के करीब 50 घर आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद मौके पर प्रशासनिक अमला समेत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन मुस्तैदी के साथ राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। तो 100 से ज्यादा लोग इस मामले में जख्मी हुए हैं। हरदा की पटाखा फैक्ट्री, जो कि रिहायशी इलाके में स्थित थी और लंबे समय से यहां पर बनी हुई थी। और ज्यादा जानकारी देंगे विनीत श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता हैं। विनीत, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? घायलों की क्या स्थिति है? विनीत, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है जी, प्लीज। जी, घायलों की फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, मैं बता दूं कि कल हुए इस बड़े हादसे में अभी तक जो अपडेट्स है उसके अनुसार 11 लोग अभी तक इन मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इसके बाद ये संख्या जो है बढ़ सकती है, क्योंकि जो बारूद फैक्ट्री में जो काम हो रहा था वो बेसमेंट में काम हो रहा था और बेसमेंट में कई मजदूर जो है काम कर रहे थे। तो बेसमेंट का जो मलबा हटाने का जो अभी तक काम जारी है और मलबा जब तक पूरी तरीके से हट नहीं जाता, जब तक मृतकों की फाइनल संख्या का जो है वो सामने आना अभी बाकी रहेगा। वहीं अगर घायलों की हम बात करें तो कल, जैसे कि आपको पता है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने के साथ ही एयर एम्बुलेंस भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सेना की मदद से वहां पर उपलब्ध करा दी गई थी और उसके बाद घायलों को हरदा जिला अस्पताल, इसके अलावा आसपास के प्राइवेट अस्पताल, खंडवा और आपके होशंगाबाद, इंदौर और भोपाल के अस्पतालों में घायलों को जो है वो भर्ती किया गया था। कल खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जो है भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचे थे और घायलों से मुलाकात की थी। वहीं कुछ गंभीर मरीज भी हैं जिनका इलाज भोपाल और इंदौर में लगातार चल रहा है। जी, आज सीएम मोहन यादव खुद पहुंचेंगे निरीक्षण करने के लिए। जी, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का आज विधानसभा सत्र भी आज शुरू हो रहा है, जिसमें क्या बोलते हैं, इस बार बजट रखा जाएगा, लेकिन ये अल्प बजट होगा और लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण बजट जुलाई में मध्य प्रदेश में आएगा। बजट सत्र का पहला दिन है। तय बात है कि जो दिवंगत क्या पीड़ितों के लिए किसी तरह के मुआवजे का भी ऐलान किए जाने की उम्मीद है? मैं आपको बता दूं कि आज 2:30 बजे जब मुख्यमंत्री हरदा पहुंचेंगे उसके बाद वहां पे घायलों से मिलेंगे, लेकिन कल ही जो पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान हो चुका मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए, और साथ ही जो घायल है उन्हें फ्री इलाज का भी ऐलान कल ही हो चुका है। और रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो किस स्पीड से वो अभी तक चल रहा है? देखिए, मैं बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो बाहरी तौर पर है वो तो पूर्णतः कर लिया गया है, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिस तरीके से बेसमेंट में जो मजदूर है वो काम कर रहे थे और बेसमेंट पूरी तरीके से तबाह हो गया है,
बिल्डिंग जो है पूरी तरीके से जमींदोज हो गई है। तो जो बेसमेंट है उसमें से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। जेसीबी के माध्यम से ये मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन अब उन लोगों के बचने की उम्मीद ना के बराबर। लेकिन अभी भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। इस बीच हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो जिस तरह से जांच चल रही है, क्या पता चल पाया कि आखिर ये चूक इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? देखिए, मैं बता दूं कि इस फैक्ट्री में ये पहली बार नहीं है कि ऐसी घटना घटी है। इससे पहले भी तकरीबन अलग अलग हादसों में 10 लोगों की जान जा चुकी है इसी फैक्ट्री में। और इस फैक्ट्री को कलेक्टर के द्वारा 2003 में सील भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद संभाग आयुक्त के द्वारा इसमें परमिशन देकर इसको फैक्ट्री को फिर से खुलवा दिया गया। और इसमें जो पार्टनर था उसको बाकायदा 10 साल की सजा भी हो चुकी थी अग्रवाल बंधुओं में से। बावजूद लेकिन इसकी उसके फैक्ट्री बाद अभी फिर भी इसको चल रही है। विनीत, शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा है। दिल्ली में आज पीएम मोदी से मुलाकात वो करेंगे। एनडीए में शामिल होने के बाद पहली मीटिंग है उनकी। अमित शाह और जेपी नड्डा से भी वो बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी है। बिहार में एनडीए के साथ हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो ये उनका पहला दौरा है दिल्ली का। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात वो करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होनी है। बिहार में सीट शेयरिंग के मसले पर चर्चा होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे राजीव मोहन, जो कि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या ताजा अपडेट है आपके पास, बताइए। देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं और इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करेंगे। देखिए, उनका ये जो दौरा है ये कह सकते हैं कि बहुत है, अहम है। इस पर कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग का मामला है, लोकसभा का चुनाव, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, उस पर चर्चा होगी। उसके अलावा कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ है वो बहुत ही अहम है, उस पर चर्चा होगी। तो ये कई मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार वहां जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ इन तीनों बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो तो लोगों से बात करेंगे और ये चर्चा की जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस चर्चा के बाद जो है, जो बिहार में जो सरकार जो चलानी है उसको किस गति से चलाना है और किस तरह से जो पुराने उनके काम है वो उनका जो विकास नीति है उसको उसको लेके चलाना है। राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका। और कांग्रेस को मिला अखिलेश यादव का साथ। उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। खड़गे ने दिया था यात्रा में शामिल होने का न्योता। 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी न्याय यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 16 तारीख को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगी। मणिपुर से इसकी शुरुआत हुई। नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। माफ कीजिएगा, 16 तारीख को यात्रा प्रवेश करेगी उत्तर प्रदेश में। और इस यात्रा में अखिलेश यादव को भी न्योता भेजा गया है। खड़गे की तरफ से ये बयान आया कि अखिलेश यादव को न्योता भेजा गया है और वो यात्रा में शामिल भी होंगे। ऐसे में कांग्रेस को अखिलेश यादव का साथ मिला है उत्तर प्रदेश में। नीरज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नीरज, 16 तारीख को जो है यात्रा को यहाँ पर पहुंचना है, उत्तर प्रदेश में पहुंचना है। ऐसे में जो अखिलेश यादव जो कि फिलहाल अभी जूझ रहे हैं, अभी हमने सुना कि आरएलडी के साथ भी किस तरह की स्थितियां बन रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए ये पॉजिटिव एक किरण है। जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव जो कांग्रेस की न्याय यात्रा है इसमें शामिल होंगे और जिस तरह के हालात हैं इस समय अखिलेश यादव के जो सहयोगी हैं आरएलडी जयंत चौधरी, वो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक दरार दिख रही है जो प्रत्याशियों का चयन है उसको लेकर। और ऐसे में अखिलेश यादव के पास अब विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने के लिए जो कांग्रेस है इसका साथ बेहद जरूरी है और इस निमंत्रण का इंतजार भी अखिलेश यादव कर रहे थे। परसों उन्होंने बयान दिया था कि उनको अभी तक निमंत्रण नहीं मिला और अगर निमंत्रण मिलता है तो वो इस यात्रा में जरूर शामिल होंगे। और ये कहा जा रहा है कि 16 तारीख को जो भारत न्याय यात्रा है
राहुल गांधी की ये यात्रा उत्तर प्रदेश में 16 फरवरी को प्रवेश करेगी और उसके बाद जब 18 या 19 फरवरी को ये यात्रा अमेठी या रायबरेली आएगी तो इन दोनों एक जगह पर अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि अमेठी और रायबरेली ये दो कांग्रेस का गढ़ है और यहाँ पर कांग्रेस नहीं चाहती कि इस बार अमेठी वाला हाल हो। तो अखिलेश यादव भी अभी वहां पर प्रत्याशी कभी नहीं खड़ा करते। समाजवादी पार्टी ने हमेशा फ्रेंडली फाइट की, लेकिन अमेठी और रायबरेली ने अपने प्रत्याशी नहीं खड़ा किए। तो अब अमेठी या रायबरेली दोनों में से एक जगह पर अखिलेश यादव इस यात्रा में शामिल होंगे और एक संदेश देंगे कि उत्तर प्रदेश में उनकी तरफ से जो गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन बनाया है विपक्ष ने, उसमें अखिलेश यादव अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाना चाहते हैं, वो नहीं बैक होना चाहते। और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव साइन अखिलेश यादव के लिए भी है कि अगर कांग्रेस और अखिलेश यादव एक साथ आते हैं 2024 के चुनाव में, हालांकि 2017 के चुनाव में एक साथ उन्होंने लड़े तो नतीजा सबने देखा कि किस तरह से न समाजवादी पार्टी के पक्ष में, लेकिन उम्मीद की किरण एक बार फिर जगी है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी बातचीत के लिए आपका। तो उम्मीद की किरण न सिर्फ अखिलेश यादव के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए भी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी पर फिर सुनवाई है। वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ होगी सुनवाई। व्यास जी तहखाना में पूजा के आदेश के खिलाफ ये सुनवाई है। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट के आदेश का, जिला कोर्ट के आदेश का विरोध किया है। पूजा पर रोक लगाने की कोर्ट से मांग की है। मंगलवार को भी कोर्ट में हुई थी सुनवाई। व्यास जी तहखाना में पूजा के आदेश के खिलाफ सुनवाई होनी है। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट के आदेश का विरोध किया है और ज्यादा जानकारी देंगे मदन मोहन मालवीय, जो कि बनारस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मदन मोहन, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? आज सुनवाई होनी है और जिस तरह से मुस्लिम पक्ष लगातार पूजा पाठ का विरोध कर रहा है, ऐसे में क्या उम्मीद है आज? जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि आज जो है हाई कोर्ट में जो है एक अहम सुनवाई चल रही है, जिसमें कहा जाए तो मुस्लिम पक्ष की ओर से जो है 31 फरवरी को जो जिला जज वाराणसी ने जो आदेश दिया था कि व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ को लेकर के, उसके खिलाफ जो है वो मुस्लिम पक्षकार जो है हाई कोर्ट पहुंचा था और उसने ये कहा था कि जो पूजा पाठ का जो है उससे जो है कहा जाए तो उसे रद्द किया जाए। तो जिस पर जो है हाई कोर्ट ने ये कहते हुए उसको जो खारिज कर दिया था कि 17 जनवरी को जो जिला जज ने एक और आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि जो तहखाना है उसको जो है जिला अधिकारी के निगरानी में जो है सौंप दिया जाए। तो जिला अधिकारी उसको जो है अपने कस्टडी में ले लिए थे। तो उसके बाद जो है कहा जाए तो कल भी जो है हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। उसके बाद आज पुनः जो है एक बार फिर 10 बजे जो है हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, जिसमें हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि आप जो है जो पहले 17 जनवरी को जो है उसको चुनौती दें, उसके बाद जो है उसमें अपील में संशोधन कर करके उसे फिर से जो है दाखिल करें। तो उस पर जो अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो है अपील में संशोधन कर करके दाखिल कर दिया गया था। कल दोनों पक्षों की जो है बहस को सुनी गई और आज फिर से एक बार जो है 10 बजे फिर से हाई कोर्ट में जो है सुनवाई होगी। जी मोनिका। और मदन मोहन जी, एक और सुनवाई चल रही है जिसमें ये भी कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से जो दूसरे तहखाने हैं अब वो भी खुलवाए जाए। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए तो हिंदू पक्षकार की ओर से जो है जिला जज की अदालत में एक और याचिका डाली गई है, जिसमें राकेश सिंह जो प्रथम वादनी है उनके तरफ से याचिका डाली गई है कि जो तहखाना में अभी एएसआई सर्वे जो हुआ है वो पूर्णतः जो है पूर्ण नहीं है और उसके पे जो है 2 तहखाने और हैं जो कि पत्थर से जो है बंद किए गए हैं। उन तहखानों को भी जो खोलने का एएसआई सर्वे कराने की जो है मांग जो है की गई है। तो जिसमें जो है 15 फरवरी को एक पुनः सुनवाई होगी। तो लगातार हिंदू पक्षकार जो है ये कर रहा है। वहीं अगर कहा जाए तो मूलवाद में जो विजय शंकर रस्तोगी है उनके तरफ से भी याचिका डाली गई है कि जो ज्ञानवापी के संपूर्ण परिसर है उस पे जो है सर्वे किया जाए। तो इन सभी चीज मामले जो है अभी कहा जाए तो न्यायालय में चल रहा है। आज हालांकि अहम सुनवाई जो है हाई कोर्ट में जो होनी है उसमें मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलील रखी जा रही है पूजा पाठ को रुकवाने के लिए? बिल्कुल, जिस तरह से मैं वही बताना चाह रहा था कि जब आज अंजुमन इंतजामिया ने जो कहा जाए जो पूजा पाठ का जो उसमें जिला जज की तरफ से जो आदेश दिया गया था उसको जो है कहा जाए तो बंद करने का यानी कि बंद करने का जो है अपील की गई है न्यायालय की तरफ से। तो आज उस पे जो है अहम सुनवाई होगी कि क्या जिला जज के आदेश को जो है खारिज किया जाएगा, क्या व्यास जी के तहखाने में जो पूजा पाठ की जो इजाजत दी गई है क्या उसे जो है बंद किया जाएगा, या कहा जाए तो अंजुमन इंतजामिया के इस अपील को जो है खारिज किया जाएगा। तो अहम सुनवाई जो है 10 बजे होगी और ये देखने वाली बात होगी कि न्यायालय क्या मतलब फैसला सुनाता है। जी बिल्कुल, 10 बजने ही वाले हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका मदन मोहन। 10 बजने में कुछ ही वक्त बाकी है और उसके बाद देखना होगा कि अदालत की तरफ से क्या फैसला आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है न्यूज इंडिया पर। नमस्कार।